वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है नीर निधि नंदेहा, रैंक 1 सीजीपीएससी 2019 और आज मैं आपसे बात करूंगा पेपर 3 पार्ट 1 इंडियन हिस्ट्री की स्ट्रैटेजी के बारे में। अगर आप मुझे सोशल मीडिया में फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम आईडी है। सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि पेपर 3 है क्या और इतना बड़ा पजल क्यों हो गया है सीजीपीएससी में। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज जो आपको पेपर 3 देता है। देखिए, जो एक यूजुअल एस्पिरेंट है उसका 35 से लेके 40% जो टाइम होता है वो जाता है पेपर 3 प्रिपेयर करने में। और इसी कारण क्या होता है कि जो 40% प्रीलिम्स का सिलेबस है वो भी पेपर 3 हैवी होता है। एंड इसलिए क्या हो जाता है कि ये क्रिटिकल है फॉर क्वालिफाइंग योर प्रीलिम्स। तो अगर आपका पेपर 3 स्ट्रांग है तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, गिवन कि आपने पेपर 3 के साथ साथ थोड़े से करंट अफेयर करनी है, क्योंकि ये दोनों मिला के लगभग 40 से 45% ऑफ क्वेश्चन बनते हैं आपके प्रीलिम्स में। अगर आपका पेपर 3 तैयार नहीं है और बाकी पेपर भी अगर तैयार है तो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं चैलेंजेस के बारे में जो कि पेपर 3 में फेस करता है यूजुअल एस्पिरेंट। तो पहला मेजर चैलेंज है जो कि पेपर 3 से रिलेटेड है, वो ये है कि इसका जो इनपुट आउटपुट रेशियो है बहुत बेकार है मेरे हिसाब से। क्योंकि ये जो है इतना वास्ट सिलेबस है, इसमें इतना ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन यहाँ से आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं या तो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं या तो इतने इजी होते हैं कि इतने डेप्थ में आपको जाने की जरूरत ही नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स 2020 जो 14 फरवरी 2021 को प्रीलिम्स हुआ था, उसमें जो इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन थे वो काफी टफ थे। वही अगर पहले की हम लोग बात करेंगे 2019 प्रीलिम्स की तो वो काफी रिलेटिवली इजी थे। तो या तो सीजीपीएससी में ऐसा होता है कि पेपर 3 से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हर किसी से बनते हैं विद अ कंसिडरेबल डेप्थ ऑफ नॉलेज, या फिर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप जितने भी डेप्थ में चले जाइए इट बिकम्स रियली रियली वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक दोस क्वेश्चंस। तो इसलिए इसका इनपुट आउटपुट रेशियो थोड़ा सा गड़बड़ है। दूसरा जो है जो इसका चैलेंजेस है ये टाइम टेकिंग है। जैसे मैंने बताया कि प्रिपरेशन का यूजुअली 35 से 40% जो टाइम है वो इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, पब एड और छत्तीसगढ़ हिस्ट्री करने में चला जाता है। और यही 30-40% जो टाइम है अगर आप किसी और पेपर को अलॉट करेंगे तो लगभग 6 के 6 पेपर 6 आउट ऑफ 7 पेपर टेक एज मच टाइम एज इट टेक्स टू कवर पेपर 3। इसलिए जो टाइम इक्वेशन है ये थोड़ा सा एक मेजर कंसर्न रहता है इस पेपर के साथ। तीसरा, नोट्स। सबसे ज्यादा जो बल्कि नोट्स होते हैं वो इसी सब्जेक्ट के होते हैं। इस कारण क्या होता है, रिवीजन में काफी दिक्कत होती है। एंड जो फैक्चुअल नेचर है इस पेपर का उस कारण ये हो जाता है कि ये काफी वोलेटाइल होता है। अगर मैंने 1 महीने पहले इंडियन इकोनॉमी पढ़ के रखी है तो 1 महीने बाद वो कुछ ना कुछ मुझे याद रहेगी, लेकिन अगर 1 महीने पहले मैंने इंडियन हिस्ट्री का एंशिएंट पार्ट पढ़ के रखा है तो 1 महीने बाद लगभग वो पूरा धुल जाता है। इसलिए इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिपीटिशन, a lot of revision before performing good in mains examination। इसके बाद में अगर बात करूं जो सबसे ज्यादा जो दुखद चीज है इस पेपर के साथ वो ये है कि इसमें जो मार्क्स आ सकते हैं मेंस में इनका एक अपर ब्रैकेट रहा है हमेशा से। फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा एस्पिरेंट है तो 120-130 के बीच में ही स्कोर कर सकता है। 130 प्लस बहुत एक्सेप्शनल होता है इस पेपर में। वहीं अगर आप लैंग्वेज से कंपेयर करें इसको तो लैंग्वेज में 135 करना इज रिलेटिवली इजी एज कंपेयर टू पेपर 3। ये रीजन है कि लैंग्वेज की स्ट्रेटेजी में मैंने आपको बार बार बताया है, जितना ज्यादा आप फोकस करेंगे लैंग्वेज में उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बाकी पेपर्स में उतने 10 से 15 नंबर बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं जो कि आपको लैंग्वेज पेपर में नहीं करने पड़ते हैं। इसलिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का थोड़ा सा कंसिडरेशन करिए और पेपर 3 में जितनी एनर्जी लग रही है एक लेवल तक दीजिए और बाकी जो एनर्जी बची हुई है बाकी पेपर में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, आपको ज्यादा फायदा होगा उस चीज से। जो सातवां चैलेंजेस पेपर के साथ ये बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग है कि इतना ज्यादा फैक्ट ड्रिवन सब्जेक्ट होता है कि ये जो एक बिगनर एस्पिरेंट है उसको उसके कॉन्फिडेंस को काफी ज्यादा हर्ट करता है। अगर आप बिगनर हैं और आपको इंडियन हिस्ट्री जैसे सिलेबस में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो मैं आपको ये कह दूं कि प्रीलिम्स हो या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू हो आप इंडियन हिस्ट्री थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, गिवन कि आपके बाकी सब्जेक्ट कवर नहीं हुए हैं। यू कैन ऑलवेज कम बैक एंड कंपनसेट फॉर इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री एक लेवल तक ही आपको रिवॉर्ड देगा, अगर उससे ज्यादा आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उतने रिटर्न नहीं मिलेंगे। इसलिए मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि इंडियन हिस्ट्री एक लेवल तक ही प्रिपेयर करिए। फॉर एग्जाम्पल घटना चक्र के क्वेश्चन आप एक बार सॉल्व कर सकते हैं,
जो आपके सिलेबस के कीवर्ड्स हैं उनके आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, फास्ट ईयर पेपर देख सकते हैं, उसके बाद उसको छोड़ दीजिए। वहां से क्वेश्चन अगर बन रहे हैं ठीक है, नहीं बन रहे हैं जस्ट लेट इट गो और मैनेज ऑन द स्पॉट। आठवां जो सबसे ज्यादा, जो सबसे क्रिटिकल जो चैलेंज मेरे को लगता है ये है कि रिवीजन डे ऑफ डे 1 ऑफ मेंस एग्जामिनेशन, जब आपको पेपर 3 प्लस पेपर 4 रिवाइज करना पड़ता है। देखिए, पहले मेंस 4 दिन का होता है, पहले दिन लैंग्वेज और एसे का रहता है, इसके पहले आपके पास इनफाइनाइट टाइम होता है जिसमें आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन वंस यू हैव गिवन लैंग्वेज एंड एसे पेपर, रात के 6 घंटे ही होते हैं आपके पास, जिसमें आपको फिजिकल एक्सर्शन ऑफ राइटिंग 6 आवर्स दैट डे वो भी ऐड करना पड़ता है। वहां पे इतने से पहाड़ जैसा सिलेबस जो पेपर 3 और पेपर 4 का कंबाइंड है, उसको रिवाइज करने में काफी दिक्कत होती है। और मेरे कई दोस्त रहे हैं जो इफेक्टिवली उसको रिवाइज नहीं कर पाए, एज अ रिजल्ट या तो उनका पेपर 3 कॉम्प्रोमाइज हुआ है या तो उसका पेपर 4 कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि जब भी आप पेपर 3 पढ़ रहे हैं या फिर इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन पढ़ रहे हैं, मेक श्योर आपका पेपर 4 भी आप साथ में रिवाइज करने का डालें। एंड पर्सनली मेरी सजेशन लेंगे तो मेक श्योर कि आपका पेपर 4 बहुत अच्छे से रिवाइज है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है। क्योंकि अगर एन मौके पे आपकी तबियत थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है, आपका फिजिकल एक्सर्शन बहुत ज्यादा हो गया है, आपको लग रहा है कि आप अच्छे से नींद नहीं लेंगे, तो आपकी अगले दिन की परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज होगी। तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल पेपर 4 अच्छे से तैयार कर लीजिए और पेपर 3 का जितना रिवीजन उतना देख लीजिए। उसके बाद अगले दिन पेपर 3 होने के बाद जो ब्रेक रहेगा उसमें आप जो की पॉइंट्स है पेपर 4 के वो देख सकते हैं। और इस कारण क्या होगा कि रिवीजन को तो टेंशन भी नहीं रहेगा और आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे अपने मेंस में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री के प्रिपरेशन में। अगर मैं प्रायोरिटी वाइज बोलूं, अगर मेरी सिंसियर एडवाइस होगी आप लोग को, ये रहेगी कि मॉडर्न हिस्ट्री पहले प्रिपेयर करिए, उसके बाद मिडीवियल हिस्ट्री करिए, क्योंकि इससे ये नया पोर्शन एडेड है और इससे काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। और लास्ट में आप एंशियंट हिस्ट्री करिए, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री ऐसा होता है कि उसी से स्टार्ट होता है। कोचिंग जो स्टार्ट करती हैं प्री हिस्टोरिक ऋग्वेदिक से स्टार्ट करती हैं और जैना बुद्धा मौर्य गुप्त तक जाती है वो। तो मेरा यही कहना है कि पहले अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री पहले कंप्लीट करिए, उसके बाद मिडीवियल कर लीजिए, उसके बाद एंशियंट करिए। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री प्रिपरेशन का बेसिक जो फंडा है, जो हमेशा से हर सब्जेक्ट के लिए मेरा अप्रोच रहता है, वो ये है कि पहले हम सिलेबस देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे पास्ट ईयर क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं इस पोर्शन से, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके बेसिस में नोट्स प्रिपरेशन कैसे होगी हमारी, फिर हम लोग देखेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे होनी चाहिए, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेंस 2019 को मैंने कैसे सॉल्व किया। जैसा कि मैंने स्ट्रैटेजी में बताया है कि जो इंडियन हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न। जो मॉडर्न वाला पार्ट है वो यूजुअली यहां से कंसीडर करते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन से लेके मर्जर ऑफ स्टेट्स तक। जो मिडीवल वाला पार्ट है वो मिडीवल इंडियन हिस्ट्री से लेके राइज ऑफ मराठा तक आप ट्रीट कर सकते हैं, और जो एंशिएंट वाला पार्ट है प्री हिस्टोरिक एज से लेके मेजर डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया कर सकता है। इस सिलेबस से मैं आपको बताऊंगा ऐसे कौन से टॉपिक है जो इंडिपेंडेंट है और जिनको आप खुद ही प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड इनके जो नोट्स है वो आधे या एक पेज से ज्यादा के नहीं है। ऐसे कुछ चीजें हैं मैं आपको फिगर आउट करवा देता हूँ, ताकि अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर है तब डायरेक्टली इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं और कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं इफ यू आर हैविंग अ रियल मेंस एग्जामिनेशन अप्रोचिंग। तो अगर पैनिक सिचुएशन में है आप, तो मेरी गाइडलाइन फॉलो कर लीजिए, यहाँ से बहुत चांसेस से क्वेश्चन बनेंगे और यहाँ के जो पोर्शन है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटे नोट्स बनते हैं और डायरेक्टली रिवॉर्डिंग है। तो आपको कुछ कीवर्ड्स बता देता हूँ। देखिए, जो प्री हिस्टोरिक एज है, जो प्री हिस्टोरिक एज का जो सिलेबस है, इसमें आपको दो ही चीज करनी है, एक उस पर्टिकुलर एरा का कैरेक्टरिस्टिक रटना है और उसके 2-4 साइड रटने हैं, दैट्स इट। छोटा सा सिलेबस है, हो जाता है। इसके बाद मैं आपको बताऊं, ये सुंगा डायनेस्टी है, ये आधे पेज में हो जाएगी। सतवाहना पीरियड है, ये हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, इनके जो मेजर रूलर्स हैं प्लस इनके कंट्रीब्यूशन है प्लस कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस होंगे इनके डायनेस्टी के, बस उतना ही करना है। सुंगा सतवाहना आधे पेज में हो जाते हैं, इनको आप कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि राइज ऑफ मराठास वाला जो पोर्शन है ये एक पन्ने में आ जाएगा, व्हाट वर द वेरियस रीजंस फॉर द राइज ऑफ मराठा इन मिडिवल इंडिया। इसको आधे पेज का नोट्स बनते हैं इसके, इसको आप कर लीजिएगा। ये बहुत आराम से आपको 4 से 8 मार्क्स के नंबर प्रिपेयर कर पाएगा। इसके बाद यह जो पार्ट है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी, यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट वर द वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी। इसमें 8-10 रीजन है, ये आधे पन्ने में हो जाते हैं, तो ये आपका प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स है ब्रिटिश के, परमानेंट सेटलमेंट,
रोहतवाड़ी, महलवाड़ी, ये आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। ये एक पेज में तीनों रेवेन्यू सिस्टम आ जाएंगे, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज, इनके प्रोविजन से आपको पता चल जाएंगे। एंड मेरे हिसाब से दिस इज वेरी वर्दी इन्वेस्टमेंट व्हेन इट कम्स टू सीजीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। इसके बाद व्हाट वर द वेरियस रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ये आप कर सकते हैं। ये भी ज्यादा नहीं है, आधे आधे पेज का नोट्स बनेंगे इसके, ये भी सॉर्ट हो जाएगा तुरंत। इसके बाद हम लोग देखें रिलेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विद स्टेट्स। इसमें भी अगर ढंग से अगर नोट्स बनाएंगे तो एक पन्ने से ज्यादा के नोट्स नहीं है, वो आप बना लीजिए, ये टॉपिक कवर हो जाएगा। उसके बाद चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है, ये पॉलिटी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है 1773 से लेके 1947 तक, इसमें पहले सेंट्रलाइजेशन होता है, फिर डिसेंट्रलाइजेशन होता है, फिर इंक्लूजन होता है, रिजर्वेशन होता है। इन सब सराउंडिंग आप करेंगे तो इसमें भी आधे पन्ने से ज्यादा नोट्स नहीं बन रहे इसके। इसके बाद हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। इसमें आपको क्रोनोलॉजी एक्सप्लेन करनी है, एडवांटेज डिसएडवांटेज एक्सप्लेन करना है। वंस अगेन आधे पन्ने के नोट्स है। इसके बाद देखेंगे हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, ब्रिटिश पॉलिसीज का इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या एडवर्स इंपैक्ट पड़ा, ये देखेंगे। तो ये भी एक पन्ने से ज्यादा के नोट्स नहीं है, इंडिपेंडेंट है, आप तुरंत उसको पढ़ेंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसके बाद ब्रह्मो समाज के बारे में, आर्य समाज के बारे में, प्रार्थना समाज के बारे में, रामकृष्ण मिशन और राइज ऑफ नेशनलिज्म। वंस अगेन ये इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं एंड आज के आधे पेज के अगर नोट्स तैयार है तो आप उसको तुरंत मॉकअप कर सकते हैं, आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। इसके बाद व्हाट वर द रीजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये हो जाएगा, बहुत शॉर्ट सा टॉपिक है। उसके बाद राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनलिज्म, बहुत छोटा टॉपिक है। ठीक है, रिफॉर्म मूवमेंट अमंग दलित्स एंड मुस्लिम्स, ये आधे आधे पन्ने के मेरे नोट्स हैं जो आपको मैं दिखा दूंगा। वहां से अगर कर लेंगे तो आपके कोई भी 8 से लेकर 15 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ अभी नोट्स मैंने कैसे बनाए इनके। अलीगढ़ मूवमेंट इज वेरी शॉर्ट, इंडियन नेशनल आर्मी इज वेरी शॉर्ट, पार्टीशन ऑफ इंडिया, व्हाट वर द रीजन फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड हाउ द स्टेट्स वर मर्ज्ड पोस्ट इंडिपेंडेंस, इनके भी बहुत ही छोटे से नोट्स मैंने बना रखे हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से 50% सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, जो कि इंडिपेंडेंट टॉपिक है जिसके आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड यहाँ से आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा चीजों को हैंडल करना। एक बार हमने सिलेबस देख लिया, उसमें हाईलाइट कर दिया, अब देखते हैं नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या है पास्ट ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे। जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 में आप देखेंगे तो यहाँ यूजुअली 2 से लेकर 4 नंबर के क्वेश्चन कर रहा है। रिवोल्ट ऑफ 1857 से शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ये क्लियर है यहाँ से। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है पर्सनैलिटीज पूछ रहे हैं, अजीमुल्ला, तात्या टोपे, बख्त खान, मौलवी अहमदुल्ला। तो इससे आप देख सकते हैं कि यूजुअली 2 मार्क्स पूछ रहे हैं और जो पर्टिकुलर लीडर्स रहे अपने अपने रीजन में फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ये पूछे जा रहे हैं। तब तो ये पता चल गया कि 1857 से मोस्टली कितने साइज के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने मार्क का क्वेश्चन आ रहे हैं, उनका नेचर क्या है। वही अगर देखेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस तो इसमें क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, यहाँ पे से फेलियर पूछ लिया। ठीक है, उसके बाद जो रिफॉर्म मूवमेंट हुए थे, अलीगढ़ मूवमेंट इन डिटेल, अगर अलीगढ़ मूवमेंट पूछ लिया है तो नेक्स्ट जो लॉजिकल है वो है मुस्लिम मूवमेंट के बारे में पूछेगा। तो इससे आपको पता चलता है कि अगर अलीगढ़ मूवमेंट पूछ लिया है तो नेक्स्ट है आपको मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट समझ मुस्लिम पूछने वाला है, तो इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। बंगाल पार्टीशन पे मिड रेंज क्वेश्चंस आए, स्वदेशी मूवमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो क्रोनोलॉजी के हिसाब से आप करेंगे तो हो जाएगा। भक्ति सूफी से क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ से बड़े बड़े क्वेश्चन बने हैं, या तो बहुत छोटे क्वेश्चन बने हैं या तो बहुत बड़े क्वेश्चन बने हैं। देयर इज नो इन बिटवीन इन भक्ति सूफी। यहाँ देख सकते हैं सूफीज्म का कंट्रीब्यूशन पूछ चुका है, तो नेक्स्ट जो लॉजिकल होता है वो है कि भक्ति मूवमेंट का कंट्रीब्यूशन था मेडिकल इंडिया में। यहाँ से आपने गेस कर लिया कि ये क्वेश्चन आ सकता है। अलवार एंड एनआर से पूछ लिया है मैसेज ऑफ सेंट्स ऑफ निर्गुण भक्ति। जब निर्गुण भक्ति के सेंट्स का अगर मैसेज पूछ चुका है तो यहाँ से आप सगुण भक्ति का प्रिपेयर कर लीजिए, और हो सके तो सूफीज्म का भी प्रिपेयर कर लीजिए कि इन्होंने क्या मैसेज दिया। तो ये आपको प्रेडिक्शन पावर आप समझ रहे हैं किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। फिर यहाँ सूफीज्म पे पूछ लिया है तो आप भक्ति प्रिपेयर कर लीजिए। अगर पोएट्स ऑफ अवधी लैंग्वेज पूछा है तो आप ब्रज भाषा प्रिपेयर कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से एक सिंपल ट्रांजिशन है चीजों का, और ये ट्रांजिशन बिल्कुल वर्क कर रहा है। बहुत सालों से जितने भी टॉपर्स है एलिमिनेट करके प्रेडिक्ट करके गेस कर पा रहे हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं सीजीपीएससी में, और मुझे लगता है आप भी फॉलो करेंगे तो काफी अच्छा होगा। नेम ऑफ 4 चिश्ती सेंट्स या भक्ति सेंट्स कर लो, सगुन कर लो, निर्गुण कर लो।
तो ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया है कि किस टाइप से आप लास्ट ईयर क्वेश्चन को देख के उसकी डेप्थ समझ सकते हैं और फ्यूचर में जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। या ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज पे क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर, कॉमर्शलाइजेशन, आर्टिसंस, इंडस्ट्री, रीजन, मतलब ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी का डिफरेंट स्टेक होल्डर्स पे क्या असर पड़ा है ये आप प्रिपेयर कर लीजिए। ये जैसे अभी 2 मार्क, 4 मार्क और 10 मार्क क्या है, इनको अगर आप कंबाइन कर देंगे तो एक 15 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर वो पूछेगा व्हाट वर द वेरियस एडवर्स इंपैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया, तब आर्टिसन पे बता सकते हैं, पीजेंट्स पे बता सकते हैं, इंडस्ट्रीज पे बता सकते हैं और साथ ही साथ आप एग्रीकल्चर पे बता सकते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट वाला पार्ट है, ये पॉलिटी में भी इंक्लूडेड है। बड़े बड़े क्वेश्चन आए हैं यहाँ से, 10 मार्क का, 4 मार्क का, इस प्रकार के क्वेश्चन आए। अब 2014 के पहले 40 मार्क में एक साथ पूछ लिया जाता था, तो अभी मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कहाँ से क्वेश्चन आया, लेकिन आई गेस इन चारों एक्ट को एक साथ पूछ दिया हुआ 10 नवंबर में। तो इससे क्लियर हो गया है कि जो भी एक्ट्स हैं 1773 से लेके 1947 तक, स्पेशली 1909, 1919 और 1935 वाले एक्ट, इनके सारे आपको जो भी प्रोविजंस है वो आपको पता होना चाहिए। पर्टिकुलर प्रोविजन के जो सिग्निफिकेंस रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में वो भी आपको पता होना चाहिए। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश में देखिए रिंग फेंस पूछा है, इसी में सब्सिडरी पूछा जा सकता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पूछ सकता है, और इसमें आपको पूछ सकता है कि प्रिंसली स्टेट्स के साथ क्या था। ठीक है, तो अगर रिंग फेंस पूछ दिया गया है तो आपके जो सिक्स सेंस है वो किक इन कर जानी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि अगर रिंग फेंस पूछ दिया है तो सब्सिडरी अलायंस हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, ये पूछा जा सकता है। तो ये चीज क्या थी, इनके पॉजिटिव इफेक्ट क्या हुए ब्रिटिश के लिए, इंडियन रूलर से क्या नेगेटिव इफेक्ट हुए और लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट पड़ा इनका, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एटलीस्ट अपने नोट्स इस प्रकार से स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए। अब गांधीयन मूवमेंट पे आते हैं। गांधी मूवमेंट से हमेशा मिड रेंज क्वेश्चन आए, सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दांडी मार्च, महात्मा गांधी, चंपारण, 11 डेमंड्स ऑफ गांधी एंड पीजेंट मूवमेंट लेड बाय गांधी। तो बेसिकली इनके द्वारा जो मूवमेंट हुए गए थे, स्पेशली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पहले तक, वो सब आप कर सकते हैं। ऐसे जब बड़ा क्वेश्चन इस बार पूछा गया है कि तिलक जी का क्या कंट्रीब्यूशन था इंडियन नेशनल मूवमेंट में, तो कभी गांधी जी का कंट्रीब्यूशन आ जाए तो आप आराम से 15 मार्क के क्वेश्चन का हैंडल कर सकते हैं। तो गांधीयन मूवमेंट जो है, जितने भी मेजर मूवमेंट है जो उन्होंने काइंड ऑफ सेल्फी लीड किया है, वो देख लीजिए आप कहाँ पूछा हुआ है, उस हिसाब से स्ट्रेटेजाइज करिए खुद को। गुप्ता का देखें तो वंस अगेन 4 मार्क के क्वेश्चन का डोमिनेंस रहा है। इसमें जो कीवर्ड्स है ना, साइंस, आर्किटेक्चर एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्ता, ये पूछ लिया गया है। तो जो कीवर्ड्स हैं सिलेबस के, जो मैं आपको दिखाता हूं, जो ये वाले कीवर्ड्स हैं, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर एंड साइंस, इनको तोड़ तोड़ के भी 4 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मेरा आपसे यही एडवाइस है कि अगर आपको पता चला है कि एक बार साइंस पूछ लिया है, एक बार आर्किटेक्चर पूछ लिया है, तो ऑटोमेटिकली आप आर्ट और लिटरेचर में प्रिपेयर कर लीजिए 4 मार्क के क्वेश्चन। आगे बात करते हैं होम रूल मूवमेंट की। देखिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ होम रूल, देखिए 2012 का क्वेश्चन है एंड 2019 के पेपर में व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ होम रूल पूछा हुआ है। तो आप समझ रहे हैं कि 2012 का क्वेश्चन कैसे 2019 के क्वेश्चन को प्रेडिक्ट करने में हमको हेल्प किया है। जब एग्जामिनेशन 8-10 साल तक हो जाता है तो वो एग्जामिनेशन के जो सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं। सीजीपीएससी को यही रियलाइज हुआ है, दैट इज द रीजन कि मिडिवल इंडियन हिस्ट्री इंक्लूड किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बना सके। जो प्रीवियस क्वेश्चन थे मोर और लेस उनको एक्सप्लोर कर दिया गया है। नाउ जब भी कोई नया कीवर्ड ऐड होता है सिलेबस में, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। इन केस ऑफ इंडियन हिस्ट्री जो चीजें मुझे लगता है कि इस बार नई ऐड हुई है और आपको पता होनी चाहिए, वो है सुंगा सतवाहना पीरियड, सुंगा सतवाहना पीरियड, मेजर डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, सल्तनत मुगल, ये चीज आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। साथ ही साथ वर्कर पीजेंट ट्राइबल मूवमेंट, दलित के बीच में जो रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए हैं, मुस्लिम में जो हुए हैं, अलीगढ़ मूवमेंट जो हुआ है, और मर्जर ऑफ स्टेट्स। मुझे लगता है ये जो पार्ट है सिलेबस का, ये नया है, रिलेटिवली न्यू है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए।
लेट्स गो बैक टू द लास्ट ईयर क्वेश्चंस। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस से बहुत क्वेश्चन पूछे हैं और नाना प्रकार के क्वेश्चन है, 4 मार्क में है, 2 मार्क में है, 8 प्रकार, तो अच्छी खासी रेंज है। यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर बाय एनी बेसेंट एंड गांधी। तो जितने भी लीडर्स है ना, उनके दो दो लिटरेरी वर्क्स आप कर लीजिए। फॉर एग्जांपल लाल बहादुर शास्त्री होंगे, उनके कर लीजिए, लाला लाजपत राय होंगे, उनके कर लीजिए, तिलक है उनके कर लीजिए, गोखले उनके कर लीजिए, सरोजिनी नायडू जी है उनके कर लीजिए। तो ये जो प्रीलिम्स के जो ऑथर है उसके लिटरेरी वर्क्स हैं, सुभाष चंद्र बोस है उनके कर लीजिए। तो ये सब जो चीजें हैं ना वो आप प्रिपेयर कर लीजिए। यहाँ से आपको हिंट मिल गया कि न्यूज़पेपर पूछ लिया है, तो राजा राम मोहन रॉय ने भी कुछ न्यूज़पेपर निकाला था, वो पढ़ लीजिए। तो एक लिस्ट बना लीजिए, एक टेबल बना लीजिए, पॉपुलर इंडियन लीडर्स एंड देयर लिटरेरी वर्क्स। ये पीडीएफ अगर आप गूगल करेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर, जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैंने एक एग्जाम के लिए पढ़ा था, जर्नलिज्म वाले एग्जाम के लिए, तो उनकी जितने भी जर्नलिस्टिक वर्क्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, कुछ पोएम्स का कलेक्शन है, ये सब आप देख के रखिए और एक रीड लगा लीजिए। अगर फ्यूचर में क्वेश्चन आ जाता है तो 2 मार्क का को फायदा हो जाएगा। अगर 2 में 2 मार्क नहीं मिलेंगे तो एटलीस्ट 1 मार्क मिलेगा। जहां पे कुछ नहीं मिल रहा था वहां पे कुछ तो मिल गया। तो ये आप कर लीजिए। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी, मॉडरेट पॉलिटिक्स पूछ लिया है तो एक्सट्रीमिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए। एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ये देख लीजिए। रोल ऑफ एओ ह्यूम इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेहरू रिपोर्ट अगर पूछा हुआ है तो जिन्नास डिमांड, गांधीज डिमांड ये भी कर लीजिए। तिलक डिमांड बिफोर पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो इसको जनरल जो नेचर है उसमें मत रखिएगा। इसके बाद सेफ्टी वॉल थ्योरी ऑफ कांग्रेस, 4 कॉजेस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सेप्टिंग पार्टीशन। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस से का जो एस्टैब्लिशमेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है इनके जो पर्टिकुलर सेशंस हुए हैं जिसमें पर्टिकुलर डिसीजन लिए गए हैं, फॉर एग्जांपल सूरत स्प्लिट जो हुआ है, लखनऊ पैक्ट जो हुआ है, कराची डिक्लेरेशन जो हुआ है, मेरे ख्याल से ये सब बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर आपको बोलता है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस, तो आप कुछ कुछ जो सिग्निफिकेंट सेशन हुए हैं फर्स्ट से लेके इंडिपेंडेंस तक, ज्यादा नहीं 7 से 8, वो प्रिपेयर करके रखिए और उसमें जो प्रेसिडेंट है उनके नाम करिए, उनके जो ईयर्स और लोकेशन है वो याद कर लीजिए एंड लास्ट में जो इंपॉर्टेंट वहां पे डिसीजन लिए गए थे उस टाइम पे वो प्रिपेयर कर लीजिए और उसको ऐसा कॉलम बना के आप 15 मार्कर में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आप करेंगे, मिनिमलिस्टिक चीजें करेंगे तो काफी अच्छा स्कोर आ सकता है आपका इस पेपर में। इंडस वैली के पेपर्स देखें, इंडिपेंडेंस पार्टीशन में वही है जो यहाँ पे डील किया जा चुका है। इंडस वैली में अगर आप देखेंगे तो साइट्स के बारे में पूछा है, साइट्स, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, साइट्स नॉर्दर्न क्वार्टर में, सी पोर्ट्स ये भी साइट्स हो जाता है, ज्योग्राफिकल एक्सटेंस भी साइट्स का लोकेशन पे ही बेस्ड है, लोथल पूछ दिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो 2 मार्क का क्वेश्चन है आप देख रहे हैं कि 17 से लेके जब भी 12 से लेके 18 जितने भी है साइट्स पे ज्यादा फोकस है। इन 2019 का पेपर आप खोल के देखिए तो पहला ही क्वेश्चन यही है, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ खाली बंगाल। तो ये जो पैटर्न है आपको चीख चिल्ला के बता रहा है कि सिर्फ साइट्स पढ़ना है इसमें से मोस्टली। तो अगर आप पूरे चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, लेकिन साइट्स पे स्पेसिफिकली ध्यान दीजिए बिकॉज दिस हैज बीन द जनरल ट्रेंड फ्रॉम दिस टॉपिक। ये कर लीजिए इंडस वैली। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म से काफी बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे 10 मार्क का क्वेश्चन बना है, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, ये पूछा जा चुका है। ये फिर से रिपीट होने के चांसेस है, सिर्फ सिमिलैरिटी बता दीजिए, सिर्फ डिफरेंसेस बता दीजिए 4 मार्कर में। तो ये तो एवरग्रीन क्वेश्चन है, यहाँ को पढ़ना ही है। इसके बाद हम लोग देखें जैनिज्म एंड बुद्धिज्म को, कॉजेस ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म। पॉपुलैरिटी पूछ दिया है तो डिक्लाइन भी पढ़ लीजिएगा। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल पूछा हुआ है तो जैन काउंसिल पढ़ लीजिएगा। तो मेजर सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म बोला है तो जैनिज्म का पढ़ लीजिएगा। देख रहे हैं ये मतलब ज्यादा ना बेंड नहीं होता है ये जो क्वेश्चंस है, एक ईयर से दूसरी ईयर में बस ये बेंड होते जाते हैं और ये एकदम क्लूज है इसके कि सीजीपीएससी कौन से नेचर ऑफ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप थोड़ा सा प्रेडिक्ट करते चलिए। सिमिलरली यहाँ पे पंचकंदा इन बुद्धिज्म है तो आप त्रिरत्ना इन जैनिज्म पढ़ लीजिए या फिर उसके डिफरेंट वैल्यूज है वो पढ़ लीजिए। और इससे आप करेंगे तो 8 फोल्ड पाथ का भी क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है। तो बुद्धिज्म जैनिज्म की जितनी भी फिलॉसफी है उन पर अच्छे से पकड़ बना के रखिए। डिफरेंस बोल रहा है दिगंबर है श्वेतांबर, ये पूछ दिया है तो बुद्धिज्म में हीनयान और महायान पूछा जा सकता है। वंस अगेन सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस पूछ लिया 2018 में। मुझे लगता है कि यहाँ से जैनिज्म और बुद्धिज्म का क्लियर है, ये किस नेचर ऑफ क्वेश्चन पढ़ रहा है। फिलॉसफी में बात हो रही है, सिमिलैरिटी में बात हो रही है, डिफरेंसेस में बात हो रही है, और इनके जो की एलिमेंट्स है, काउंसिल्स है, इन पे बात चल रही है।
तो यहाँ से आपको समझ में आ गया है कि जैनिज्म बुद्धिज्म में कहाँ फोकस करना है। सिमिलरली अगर आप देखते चलेंगे इस पूरे पीडीएफ को, मैं धीरे धीरे रोल कर देता हूँ ताकि आप लोग देख पाए। मौर्य से क्या क्या क्वेश्चन है, रेलवे से क्वेश्चन आए हुए हैं, रिफॉर्म मूवमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है, रिलेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंट्री स्टेट से आया हुआ है, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑलमोस्ट हर साल पूछ रहा है। अब ये नोटिस करेंगे कि यही रीजन है कि इस बार 2019 में 15 मार्क का क्वेश्चन काकोरी कॉन्स्पिरेसी से पूछा हुआ है। यहां से क्लियर है कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी आपको पढ़नी ही पढ़नी है। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी से सुपर इंपॉर्टेंट, यहां से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मराठास में मोर और लेस एक ही क्वेश्चन आए हुए, अष्टप्रधान पे आए हुए और राइज ऑफ मराठास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से हैंडल हो जाते हैं। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में उसका पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ रहा है और उसका कंट्रीब्यूशन जो है इंडियन सोसाइटी में वो पूछ रहा है, ठीक है। आर्य समाज का कंट्रीब्यूशन, भारतीय सेवक मंडल, ब्रह्म समाज का ऑब्जेक्टिव, रामकृष्ण मिशन, मदन मोहन मालवीय का कंट्रीब्यूशन, आर्य समाज का ऑब्जेक्टिव, कुल मिला के ऑब्जेक्टिव, एस्टैब्लिशमेंट, जो बेसिक आइडियोलॉजी होगी और कंट्रीब्यूशन, ये आपको पढ़ना है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म से। इनकी जरूरत क्या थी और इनका इम्पैक्ट क्या हुआ इंडियन सोसाइटी में, ये बहुत बड़ा फैक्टर बनता है आगे जाके राइज ऑफ नेशनलिज्म में। तो मुझे लगता है ये आपको इस पॉइंट्स ऑफ व्यू से अप्रोच करना चाहिए। साथ में जो पर्टिकुलर पर्सनालिटीज इन्वॉल्व है, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका जो इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है और लिटरेरी वर्क रहा है वो भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। वैदिक का जो अप्रोच रहा है कुछ सालों में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा है। यूजुअली यहाँ से ऋग वैदिक और लेटर वैदिक के बीच का डिफरेंसेस या फिर इनके बीच का वो प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल सभा और समिति, जो ऋग वैदिक पॉलिटिकल सिचुएशन थी उस पे क्वेश्चन आया हुआ था 2019 में। वही विजयनगर की बात करें तो काफी कंसिस्टेंटली छोटे क्वेश्चन आए हैं, यहाँ से बड़े क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन आप 15 मार्क में प्रिपेयर कर लीजिएगा केडीआर के बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, डिफरेंट डायनेस्टीज जो थे विजयनगर किंगडम में, ठीक है, सलुवा तलुवा रायवडू, ये संगम सलुवा तलुवा रायवडू, इस प्रकार की जो क्रोनोलॉजी बनती है वो आप देख लीजिएगा किस प्रकार की है। तो ट्रैवलर्स पूछे हैं, 2 टेंपल पूछे हैं, तो 2-2 पे चल रहा है। एंड यही रीजन है कि 2019 में भी 2 रीजन पूछे हैं इनके डाउनफॉल का। सब चीज कनेक्टेड है, सब चीज एक लॉजिक फॉलो करती है। मुझे ऐसा लगता है जो फ्रेमिंग हो रही है क्वेश्चंस की वो बहुत कुछ डिपेंडेंट है पास्ट ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड पे। तो अगर यहाँ पे 2-2 चीजें चल रही है तो 2019 में भी 2 चीज आई है और कहीं ना कहीं आई वाज वेरी मच प्रिपेयर्ड इसको डील करने के लिए। तो ये जितनी भी चीजें चल रही है इसको अच्छे से आप डील करके रखिए और ट्रेंड देखते चलिए। आप भी एक्सेल शीट बना लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड मेक श्योर कि दैट यू वर्क ऑन दिस एंड यू वर्क ऑन द सेम लाइंस। सिमिलरली वर्कर पीजेंट ट्रैवल मूवमेंट में बड़े बड़े क्वेश्चन आए हैं। पीजेंट मूवमेंट पूछ दिया गया है, ट्रैवल मूवमेंट पूछ दिया गया है, तो हो सकता है सिविल मूवमेंट, ट्रैवल मूवमेंट और पीजेंट मूवमेंट, ये इसको इंडिविजुअली 15-15 मार्क्स के पूछ ले। अब यह आने वाले मेरे नोट्स में आपको मैं दिखाऊंगा किस टाइप से मैंने इनको प्रिपेयर करके रखा है एक पेज में, और इसके अंदर लगभग 8 से 10 रिपोर्ट तो है हर पेज में। तो अगर मुझे 15 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है और मैं 17 लाइन भरनी हो तो मैं बड़े आराम से 8 से 10 रिपोर्ट लिख सकता हूँ और मुझे 15 में से काफी 8 से 9 नंबर मिल जाएंगे, जो विच आर वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री के मार्किंग, स्पेशली 15 मार्कर वाले जो चैप्टर्स है उनपे। इंडियन हिस्ट्री में आपको कुछ नोट्स दिखा देता हूँ अपने। देखिए सिलेबस का जो कीवर्ड है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, वॉर्स एंड डिप्लोमेसी, तो वॉर्स जो वाला जो कीवर्ड है वो यहाँ पे डील किया है। एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स डील किया हुआ है, एंग्लो मैसूर वॉर्स डील किया हुआ है। इसमें मैंने फर्स्ट वॉर, सेकेंड वॉर, थर्ड वॉर दिया हुआ है, क्या रीजन थे, क्या ट्रीटमेंट ट्रीटीज हुई, वो सब मैंने 1/4 तो पेपर में कंप्लीट कर लिया है। तो जैसे आप देख सकते हैं काफी एफिशिएंट नोट्स थे मेरे, और यही रीजन है कि बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाता था, और यही रीजन है कि जो सीजीपीएससी का फैक्चुअल और लाइन बाउंड और स्पेस बाउंड एग्जामिनेशन था उसके हिसाब से ही मैंने प्रिपेयर किए थे अपने नोट्स, और ऐसे कंसाइज नोट्स होने का मुझे बहुत फायदा हुआ। सिमिलरली आप देखेंगे एंग्लो मैसूर वॉर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एकदम शॉर्ट हार्डली 3 से 4 लाइन है। मैंने बहुत ही शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे, यही रीजन है कि मैं 6 के 6 सेक्शन रिवाइज कर पाता था एग्जामिनेशन के एक दिन पहले। एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर, अगर मुझे क्वेश्चन पूछ दिया जाए ना 15 नंबर पे, एक्सप्लेन द वेरियस वॉर्स या मेजर वॉर्स, मैं एंग्लो कार्नेटिक वॉर हेडिंग डाल सकता हूँ, एंग्लो मैसूर डाल सकता हूँ,
एंग्लो मराठा डाल सकता हूँ, एंग्लो सिख डाल सकता हूँ, बहुत अच्छा आंसर लिख सकता हूँ। मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, बट जो नंबर ऑफ वर्ड्स या डायमेंशंस मैंने खोले उसके कारण आई विल गेट मोर मार्क्स। अब देखिए लैंड रेवेन्यू सिस्टम, पूरा लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो हर बार 2 से 4 मार्क्स का आता है, मेरा एक में कंप्लीट हो गया है। ये परमानेंट सेटलमेंट पहला, रैयतवाड़ी दूसरा, महलवाड़ी तीसरा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हार्डली क्या बोलूं 25% ऑफ स्पेस है पेपर का, पूरे पन्ने का, वहां पे मैंने सब कुछ लिख दिया है। परमानेंट सेटलमेंट किसने निकाला, क्या था इसका सिस्टम, कितना परसेंट एरिया था, क्या क्या लॉज हुए, इसके कारण क्या इम्पैक्ट हुआ, जमींदार बिकेम लॉयल, लॉ सपोर्ट ऑफ पीसेंट, मैंने सब कुछ इसमें लिख के रखा है। तो किसने एरिया का सिस्टम दिया, ठीक है, जो प्रोपाउंडर या कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, प्रोविजन क्या थे ये भी मैंने बता दिए। इसके बाद मैंने ये भी बताया कि कितने परसेंट एरिया में था, तो ये भी बता दिया कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। कि इससे ज्यादा डिमांड नहीं है इस पर्टिकुलर सिलेबस की, और इतना ही आपको सेटिस्फाई करने चाहिए अगर आपके नोट्स बहुत एफिशिएंट है तो। मेजर इंडियन रिवोल्ट्स जैसे कि ट्राइबल और पीजेंट रिवोल्ट में मैंने पिछले एक्सेल शीट में दिखा दिया कि किस प्रकार से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, तो यहाँ से मैं आपको काउंटिंग करवा देता हूँ। बहुत ही मिनिमलिस्टिक नोट्स है मेरे, वंस अगेन 2 से 4 लाइन लिखे हुए हैं, और इससे ज्यादा आपके पास लिखे हैं ना तो वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको लिखना ही 17 लाइन है एट मैक्सिमम, और कभी भी एक रिवोल्ट 2 नंबर या 4 नंबर से ज्यादा का नहीं पूछना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये 5 से 6 फैक्ट जो आपको पता है उसको आप कितने अच्छे से वहां पे कंसाइज करके लिख सकते हैं। अगर मुझे पूछ दिया अगर 15 नंबर में एक्सप्लेन द पॉपुलर सिविल रिवोल्ट्स, ठीक है, तो मेरे पास बताता हूँ मैं कितने रिवोल्ट रेडी है मेरे पास। सन्यासी, फकीर, पाइक, पहों, फराइजी, हुका, कटकरी, वहाबी, और एक चिन्नामी रिवोल्ट भी है। अगर इनमें से कुछ नहीं, मुझे 6 भी अगर याद है आउट ऑफ 9 ऑन माई नोट्स, आई विल बी एबल टू राइट गुड आंसर। सीजीपीएससी में एक एक डॉट, एक एक लाइन, एक एक पन्ना बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से मैंने बनाया था, एंड यही रीजन है कहीं ना कहीं कि मैं बहुत ही एफिशिएंट थे मेरे नोट्स और मैं मार्क्स खींच पाता था। यहाँ पे मैंने ज्यादा नहीं लिखा है, हो सकता है किसी ने सन्यासी रिवोल्ट पे ही एक पन्ने के नोट्स बनाए हो, बट वो किसी काम का नहीं है, बिकॉज सन्यासी रिवोल्ट का जो स्कोप है जो कि पास्ट ईयर के नेचर पे बेस्ड है, वो 2 मार्क या 4 मार्क्स से ज्यादा का नहीं है। तो यहाँ पे मैंने उतना ही एफर्ट दिया है जितना रिक्वायर्ड है और जितना मैं लिख पाऊंगा वहां पे जाके। आप देख सकते हैं सन्यासी रिवोल्ट में, सन्यासी रिवोल्ट में अगर मैं ध्यान से देखूंगा आपको दिख जाएगा कि इसमें जो लीडर्स है वो मैंने यहाँ लिखे हैं, मंजू शाह, देवी चौधरानी, ठीक है। एक बुक लिख दी है कि आनंद मठ में इसका जिक्र किया गया है। जो सप्रेसर है वॉरेन हेस्टिंग वो यहाँ पे है, और जो मेन इशू चल रहा था, ब्रिटिशर्स ने बैन कर दिया था रिलीजियस ट्रैवल ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम पिलग्रिमेज, और इस कारण क्या हुआ कि ढाका और रंगपुर इलाके में काफी ज्यादा अपराइजिंग हुई और इसको वॉरेन हेस्टिंग ने दबाया, ठीक है। रीजन क्या थे, फेमाइन, एक्सप्लॉयटेशन, लूट, पुलिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और इमीडिएट कॉज यही हो गया था, ठीक है। तो इसका को पता चल गया कि भाई इस रिवोल्ट के लीडर कौन है, आपको पता चल गया कि कॉज क्या था, रिजल्ट क्या हुआ, सप्रेसर कौन सा, और लिटरेरी एविडेंस क्या है इसका, ठीक है। तो मोर और लेस देखिए कि बहुत अच्छा मेरे पास एक स्ट्रक्चर तैयार है, लीडर, कॉज, रिजल्ट, या फिर स्पेशल, कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में इस पर्टिकुलर रिवोल्ट के बारे में मेंशन है। तो ये देखिए कि मैंने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली यहाँ पे बिछाया था जो भी मेरे नोट्स है, और मेरा मेन एम यही था कि जाके ये किस प्रकार का मेंस का आंसर बन सकता है। अगर बहुत अच्छा, अगर मेरे कंटेंट में कमी है तो कुछ ऐड करूंगा, अगर इतने सब हेडिंग के साथ एक स्ट्रक्चर देते हुए अगर मैं कुछ दे पा रहा हूँ तो बहुत ही प्रेजेंटेबल आंसर बनता है, और मुझे लगता है कि कम इन्फॉर्मेशन में भी आप ज्यादा नंबर खींच पाते हो। तो कुल मिला के यही था कि नोट्स काफी शॉर्ट, कंसाइज और एकदम सर्जिकल होंगे। जितना एक कंटेंट रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, एफर्ट डिजर्व करता है, उतना ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि ये लाइन बोर्ड एग्जामिनेशन का दिक्कत ही यही है कि आप ज्यादा नहीं लिख सकते। एडवांटेज यही है कि आपको ज्यादा लिखना नहीं पड़ता है, तो यूज इट टू योर एडवांटेज। वैसे देखिए ट्राइबल रिवोल्ट 1, 2, देखिए 8 है, लगभग 8 मेरे रिवोल्ट तैयार है। अगर मेरे को 6 भी याद रहता है ना तो आई राइट ए वेरी गुड आंसर।
नोट्स से कुल मिला के जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वो यही है, रिवाइज करवा दे, इनफ कंटेंट दे दे सीजीपीएससी के लाइव बोर्ड एग्जामिनेशन से, और ऐसा कि जिसको मैं अपने दिमाग में कैरी कर सकूं, जो मैं रट सकूं, जो मेरे को याद रहे एग्जामिनेशन में। अब आपने इस टॉपिक पे 4 पेजेस के नोट्स बनाए, लेकिन याद आपको आधा पेज भी नहीं है। इससे अच्छा तो मेरा 1 पेज का नोट्स है, जिसमें अगर मेरे को आधा भी याद रहा तो आई विल राइट अ वेरी गुड आंसर। तो ये इनपुट आउटपुट रेशियो देखिए मैंने किस प्रकार से मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ पूरे एग्जामिनेशन पर में। तो इस प्रकार से आपके नोट्स बनने चाहिए। फीस एंड रिवोल्ट मैंने सिमिलरली बता दिया। अब मुस्लिम रिवोल्ट था तो यहाँ पे देखिए अहमदिया मूवमेंट, वहाबी, देवबंद, ये जो मूवमेंट है, और एक अलीगढ़ मूवमेंट, ये मैंने लिख दिया है। तो इसमें देख लीजिए ये जो जितने भी ये मूवमेंट है, इनके कोई लीडर होंगे, इनके कोई प्रोग्राम होंगे, और उसके बाद जो रिएक्शन होंगे या फिर जो आइडियोलॉजी होगी इस पर्टिकुलर रिफॉर्म मूवमेंट की, वो लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल अलीगढ़ मूवमेंट, ये मोस्ट इफेक्टिव मूवमेंट था, थोड़ा सा लिबरल था नेचर में, सर सैयद अहमद खान द्वारा था। इसके अंदर ही 2 ऑर्गेनाइजेशन बने गए थे। इसके बाद सर सैयद अहमद खान ने ये भी बनाया यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, और कुरान पे टीका भी, और वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करते थे ये टू मॉडर्नाइज द मुस्लिम सोसाइटी। और इससे जो रिलेटेड एक और फैक्ट है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, देवबंद मूवमेंट। ये थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स था, या जो मूवमेंट जो लीड कर रहे थे वो ऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजी के थे, और इन्होंने क्या किया, इशूड फतवा अगेंस्ट इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन। ठीक है, तो यहां से क्या होते कितने पॉइंट मिल गए, 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 पॉइंट मोर देन इनफ है आपके आंसर को सेटिस्फाई करने के लिए, और आप उसको थोड़ा सा इफ एंड द और वगैरह ऐड करके देखेंगे तो आराम से 7 लाइन बच जाएंगे। तो रेडी फॉर 4 मार्कर क्वेश्चंस इन सीजीपीएससी। सिमिलरली दलित मूवमेंट मैंने यहाँ पे कंपाइल किया है। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो रहे थे, और मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि जो इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है वो काफी कवर कर लिया गया है। तो नेक्स्ट लॉजिकल जो ट्रांजिशन बनता है वो रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स ऑपरेटिंग अब्रॉड है। तो मैंने यहाँ पे मुझे एक पर्टिकुलर मैगजीन में कुछ मिल गई थी, तो मैंने यहाँ पे उसको स्टिक कर लिया है अपने नोट्स में, तो यहाँ से मेरा काम बन गया था। सिमिलरली ये देखिए फैक्टर्स लीडिंग टू ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया, सिलेबस का पार्ट है ये, यहाँ पे देख सकते हैं फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी। देखिए आधे पन्ने के नोट्स है, आधे पन्ने, लिटरली आधे पन्ने के नोट्स है, और इसमें वो सब कुछ है जो एक अच्छा आंसर फ्रेम करने के लिए जिस ढांचे की जरूरत होती है वो सब है। सुपीरियर आर्म्स, मिलिट्री स्ट्रेटजी, बेटर मिलिट्री डिसिप्लिन, रेगुलर सैलरी, सिविल डिसिप्लिन एंड फेयर सिलेक्शन सिस्टम, ब्रिलियंट लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप, नेशनलिस्ट प्राइड, लैक ऑफ एनी सेंट्रल पावर। और जो पोर्टुगीज का जो डाउनफॉल था, इनको थोड़ा लेसर जीत थी रिलीजन फैलाने की, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और लेसर जीरो रिलीजन के कारण भी काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली ब्रिटिश को अपनी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करने के लिए इंडिया में। 9 रीजन है। अगर 10 मार्क का भी क्वेश्चन आया और उसमें मैंने 9 के 9 डायमेंशन डाल दिए यहाँ पे, तो आई विल गेट मोर मार्क्स। लेट मी टेल यू, मेंस आंसर का एक ही फंडा है, नंबर ऑफ पॉइंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मार्क्स। ये थंब रूल है जो हर किसी को याद होना चाहिए। अगर आप 2 पॉइंट बहुत अच्छे पॉइंट करके उनको बहुत इलैबोरेटली एक्सप्लेन कर रहे हो, आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, यू नो थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, लेकिन वहीं पे अगर कोई 8 पॉइंट लिख रहा है और उसको एक लाइन में एक्सप्लेन कर रहा है, ही विल ऑलवेज गेट मोर मार्क्स देन यू। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मार्क्स। यही मेरा रियलाइजेशन है सीजीपीएससी में, और जितना ज्यादा आप पॉइंट्स देंगे, डायमेंशन देंगे, उतने ज्यादा ही आपको नंबर आएंगे सीजीपीएससी में। फॉर एग्जांपल ये इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एंड इट्स इंपैक्ट है, तो इसको हम 3 फेज में डिवाइडेड होती है, किसी भी स्टैंडर्ड बुक को आप पढ़ेंगे, मर्चेंटाइल फेज, फ्री ट्रेड फेज और फाइनेंशियल इंपीरियलिज्म। उससे कुछ फीचर है वो हम लिख लिए थे। तो आप देख सकते हैं कि नोट्स जो है उनका साइज बहुत कम है, बट दे आर वेरी हाई इन क्वालिटी। तो ऐसी नोट्स आप भी प्रिपेयर करिए एंड मेक श्योर कि काफी कंसाइज हो जाए आपका। नोट्स के लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मर्जर ऑफ स्टेट्स का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है मैंने। कश्मीर का कैसे मर्जर हुआ, जूनागढ़ कैसे हुआ, हैदराबाद का कैसे हुआ, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। कुल मिला के देखिए, पहले हमने सिलेबस देखा, फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन देखे, फिर मैंने देखा कि उसके हिसाब से मैं नोट्स कैसे बनाऊंगा। अब बात करते हैं आंसर राइटिंग पे, जो कि होनी चाहिए एक पर्टिकुलर इंडियन हिस्ट्री के पेपर में। इसके लिए मैं 2019 इंडियन हिस्ट्री के पेपर को ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने की मैं कैसे आंसर राइटिंग करता था। ये 2019 हिस्ट्री का पेपर है,
पेपर 3। अब इसमें बात करते हैं किस प्रकार से मैंने इसको आंसर किया। पहला क्वेश्चन है डिस्कस द एविडेंसेस प्रोक्योर्ड फ्रॉम द एक्सकवेशन ऑफ कालीबंगान। एविडेंसेस पूछ रहा है कालीबंगान में, इसके आंसर कैसे लिखेंगे देखते हैं। ये है टिपिकल मेंस के आंसर कॉपी। इसी प्रकार की आंसर कॉपी आपको मिलती है। यूजुअली लोगों में ये भ्रम रहता है कि लैंडस्केप होता है, एक्चुअली वो लैंडस्केप नहीं होता है। इन मार्जिन के कारण यहाँ पे मार्किंग करनी होती है। इस कारण क्या होता है कि ये जो स्पेस है ये चले जाता है और ये जो ट्रू जो विड्थ बचता है ये A4 का ही होता है। अब जिस कॉपी पे आंसर राइटिंग कर रहे हैं दैट इज मोर देन इनफ। इसको आप लैंडस्केप करके लाइन की साइज में बढ़ाइए। जो आपकी रेगुलर कॉपी है उतनी ही लाइन की यहाँ पे रहता है विड्थ, नॉर्मल कॉपी का ही विड्थ है ये, ठीक है। चलिए आते हैं कालीबंगान के एविडेंस पूछे जा रहे थे। तो कालीबंगान के एविडेंस को आपको ऐसा बताना है, फॉलोइंग आर द एविडेंसेस व्हिच हैव बीन फाउंड फ्रॉम कालीबंगान, ठीक है। अब देखिए एक अप्रोच ये होता है कि आप पूरा पैराग्राफ में लिख दें, ये पाया गया है, ये पाया गया है, ये पाया गया है, ये पाया गया है, ठीक है। आपने यहाँ से लेकर स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड कर दिया। ये उतना प्रेजेंटेबल दिखाई नहीं देता है। अब मैं आपको बताता हूँ एक बेटर अप्रोच आंसर को लिखने की। बेटर अप्रोच ये है कि फॉलोइंग आर द एविडेंसेस फाउंड फ्रॉम कालीबंगान। पहला एविडेंस लिखिए, दूसरा लिखिए, तीसरा लिखिए, चौथा, पांचवा, छठवा। दिस इज अ बेटर वे टू रिप्रेजेंट अ 2 मार्क्स आंसर। या तो 2 मार्क्स आंसर में आप ऐसा कर सकते हैं कि सिर्फ 1 2 3 4 करके लिख दीजिए, या 1 2 3 4 करके लिख दीजिए, या फिर इस टाइप से कीवर्ड कर सकते हैं आप, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 करके करेंगे तब भी आपको बहुत अच्छे आंसर्स बन जाएंगे। तो कालीबंगान के आपको फीचर्स लिखना है, ज्यादा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ 1 2 3 4 5 6 में लिखेंगे यू विल बी गेटिंग 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट एंड डिफरेंट शॉर्ट नोट बुद्धिस्ट काउंसिल आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ गौतम बुद्धा। जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो बुद्धा के डेथ के बाद ही हुई थी। तो 4 के 4 इसमें आपको लिखना है। तो इसमें आप स्पेस मैनेजमेंट ऐसे करेंगे कि इसमें आप सीरियल नंबर डालेंगे, कॉलम्स बनाएंगे, सीरियल नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ईयर अगर आपको याद होगी तो, प्लेस अगर आपको याद होगी तो, जो भी इसका चेयरमैन रहा है वो, और इसमें जो मेजर डिसीजन लिए गए वो। तो ऐसे करके आप लिख दीजिए। इस तरीके से जाके लिख दीजिए। मैं आपको एग्जैक्ट कंटेंट इसलिए नहीं बता रहा हूँ बिकॉज मेरे नोट्स अलग है, आपके नोट्स अलग है। कोई तीसरा इंसान पढ़ेगा 2 साल बाद, उसके कंटेंट थोड़े से अलग हो सकते हैं, लेकिन जो एक माइंडसेट होता है, एक अप्रोच होता है आंसर राइटिंग का, वो मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर फॉर्मेट है। मेंस में जो आंसर इवैल्यूएशन होता है वो नंबर ऑफ पॉइंट्स पे तो होता ही है, साथ में वो कितना सिमेट्रिकल है और कितने अच्छे से, कितने इजीली एग्जामिनर उसको पढ़ पाता है, इस पे भी होता है। तो मेरे हिसाब से आपको इस प्रकार की अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। ये एक बेटर अप्रोच है कंपैरिजन टू पैराग्राफ वाले अप्रोच से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ फेलियर ऑफ टोकन करेंसी एमबीटी। एमबीटी की जो 5 ब्लंडर है उनमें से एक है टोकन करेंसी। अब इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? देखिए, अगर आपको इसके आंसर लिखने हैं, यहां से ले लो, अगर आपको उसके आंसर लिखने हैं तो कुल मिला के आप ऐसे दे दीजिए, कॉजेस दे दीजिए, फर्स्ट कॉज, दूसरा, तीसरा, चौथा, बस इतना दे दीजिए, मोर दे देना फिर जो भी आपको लॉजिकली समझ में आ रहा है। फॉर एग्जांपल टोकन करेंसी है, तो अगर टोकन करेंसी में सिल्वर के बदले कॉपर इशू कर दिया, ठीक है, वो जो कॉपर करेंसी है वो इजी टू रेप्लिकेट होगा, उसमें कोई एंटी काउंटरफीट ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं रहा होगा, और लास्ट में ऐसा हुआ होगा कि डिफरेंशिएट करना बिटवीन टोकन करेंसी एंड फ्रॉड करेंसी ये बहुत डिफिकल्ट हो गया होगा। यही रीजन है उस पर्टिकुलर टोकन करेंसी का फेल होने का। देखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये एकदम कॉन्सेप्चुअल वाली बात है कि अगर कोई आपने टोकन करेंसी दे दी है और वो रेप्लिकेट हो रही है तो सीधी सी बात है कि रेप्लिकेशन जो है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होगी कि लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ओरिजिनल कौन सा फेक कौन सा। यही रीजन है कि इवेंचुअली उसको रिप्लेस करनी पड़ी वो टोकन करेंसी विद ओरिजिनल सिल्वर एंड दैट लेड टू अ ह्यूज लॉस टू एक्सचेकर। तो लोगों को तांबे के बदले
चांदी मिल गई, तो ये लॉस हुआ ना गवर्नमेंट का। तो इसको आप देख एंगल से एनालाइज कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो इसका बस बेसिक क्रक्स यही निकलेगा कि लोग इसको रेप्लिकेट कर लिए थे, दैट्स इट। तो उसके बेसिस में आपको 2-3 पॉइंट में अगर उसको तोड़ सकते हैं तो उसको तोड़ लीजिए और आंसर लिख लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि डिस्क्राइब एनी 2 कॉजेस फॉर द डाउनफॉल ऑफ विजयनगर। इसमें आप पहले ये बता दीजिए कि वीक लेटर रूलर्स, और फिर 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए। और दूसरा आप ये बता दीजिए कि डिप्लोमेटिक ब्लंडर्स ऑफ राम राय, जिसके कारण बैटल ऑफ तालीकोटा या जो भी हुआ। तो ये आप अगर 2 रीजन पूछा है तो उसको दिखा दीजिए, देखो भाई पहला रीजन यहाँ पे है, दूसरा रीजन यहाँ है, ऐसे करके एक्सप्लेन कर दिए, which is more than enough to do justice to this kind of questions. Similarly अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे एम्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सत्यशोधक समाज वैसे लिख दीजिए 1 2 3 4। उसके बाद व्हाट आर द प्लेसेस इन व्हिच द फ्रेंच रोड अथॉरिटी, एक मैप बना दीजिए 2 मार्क के 4 लाइन में, और वहां पे लेबल कर दीजिए कौन से पॉइंट्स हो सकता है। उसके बाद क्लैरिफाई द ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो इसको मैंने कैसे किया था, मैंने इसको ब्रेक कर दिया था। पहले यहाँ पे लिख दिया ट्रांसपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया 1 2 3 4। उसके अलावा यहाँ पे कर सकते हैं कम्युनिकेशन, 1 2 3 4। अब इससे फायदा क्या हुआ, आपने आधा स्पेस खा लिया और ये दिख भी अच्छा रहा और आपने पॉइंट भी डिलीवर कर दिए। स्पेस खा गए, वर्ड्स बचा लिए, प्रेजेंटेबल भी कर दिए और नंबर भी अच्छे मिल रहे हैं। इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर यू एवरीवेयर। तो इस टाइप की जो अप्रोच है वो फॉलो करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडरलाइन द रोल ऑफ मोहन सिंह इन द फॉर्मेशन ऑफ आजाद हिंद फौज। देखिए इसमें भी फिर से अगर 4 लाइन दिया हुआ है तो 1 2 3 4 ऐसा करके पॉइंट दे दीजिए एंड डील कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अब 2 मार्क के क्वेश्चन तो हो गए, अब 4 मार्क के क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है थ्रो लाइट ऑन इंपॉर्टेंस और रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ द ऋग्वेदिक पीरियड, सभा और समिति। ठीक है, 4 मार्क का है आंसर। ठीक है, तो इसमें आप पहला लाइन तो आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि सभा समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करते थे ऋग्वेदिक पॉलिटिकल सिस्टम का। बस यहाँ पे एक कीवर्ड डालिए इंपॉर्टेंस। देखिए क्वेश्चन के कीवर्ड को आप इसलिए यूज करिए क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये जो कीवर्ड है इससे एग्जामिनर रिलेट कर पाता है आपसे कि आपने जस्टिफाई कर दिया पर्टिकुलर पॉइंट को। तो ये इंपॉर्टेंस लिखिए। तो आप इंपॉर्टेंस में जो भी आपको इंपॉर्टेंस आते हैं 5-6 वो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 4 5 6। अगर आपको लग रहा होगा कि 6 पॉइंट आपको नहीं आएंगे, इसमें 2 अप्रोच हो सकते हैं। या तो आप पैराग्राफ से स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद पॉइंट दे सकते हैं। लेकिन ओवर द इयर्स मेरे को ये रियलाइज हुआ है कि अगर आपको पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पता है कि सभा समिति क्या होती है तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे ना तो आप पूरे लाइफ में 6 इंडिपेंडेंट पॉइंट्स बना सकते हैं। तो वही रीजन है कि इसको ऐसा कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 कर लीजिए। एक और तरीका क्या हो सकता है कि अगर मेरे को स्पेस बचाना है, मेरे पास कंटेंट कम है, तो मैं ये कर सकता हूँ यहाँ पे मैं ऐसा इंपॉर्टेंस करके हेडिंग तो दूंगा लेकिन फिर मैं ऐसा करूंगा यार जो पूरी स्पेस है उसको खा जाऊंगा। उसको फिर मैं 1 2 3 4 5 6 करके दूंगा। इससे क्या होता है कि एक तो आपके में सिमेट्री आ जाती है, इतना स्पेस बच जाता है, दिखता भी अच्छा है और आपको लिखना भी कम पड़ता है। वंस अगेन विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरा कंटेंट उतना डिफरेंट नहीं है जितना आप जानते हो उतना मैं भी जानता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने स्मार्टली क्या किया है, मैंने स्पेस बहुत अच्छे से मैनेज किया है और ऐसी चीजें ऐसे ट्रिक्स यूज करे हैं जिसके थ्रू पर्टिकुलर जो नॉलेज है वो कम से कम स्पेस में बहुत अच्छी तरीके से मैं प्रेजेंट करूंगा, जिसके कारण मुझे लिखना कम पड़ेगा, मेरा टाइम बचेगा, प्लस मुझे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे फॉर नीटनेस एंड सिमेट्री। तो यही आपको करना है पूरे मेंस के पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो चोला है उसका एक्सप्लेन कर लीजिए और लास्ट में एक लाइन ऐड कर दीजिएगा, चोला सिस्टम इज अ प्रीकर्सर ऑफ मॉडर्न डे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ऐसे करके आप ऐड कर सकते हैं। दीन इलाही के जितने प्रोविजन आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 करके लिख दीजिए क्योंकि 7 लाइंस अवेलेबल है आपको। बैड इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है लेकिन जो भी प्रोविजन है, जो भी ड्रॉबैक्स रहे थे रोहितवाड़ी महलवाड़ी और परमानेंट सेटलमेंट के, वो इसमें लिख दीजिए। और लास्ट में ये भी बता दीजिए कि लेटर दिस बिकम वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कह सकते हैं या फिर डेक्कन रिवोल्ट होने के भी पीछे बहुत बड़ा रीजन था रोहितवाड़ी सिस्टम। ये भी करके आप कंक्लूड कर सकते हैं आंसर को। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ होम रूल मूवमेंट, फिर से वही सिमेट्री मेंटेन करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 करके आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि
8 मार्क का क्वेश्चन में क्या आया है। ये क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, इज द 17th केव ऑफ अजंता ए गैलरी। देखिए ये बहुत ही ना टिपिकल क्वेश्चन था, एकदम स्पेसिफिक इसने पूछ दिया है कि 17th केव ऑफ अजंता गैलरी। तो इसको मैंने जैसे तैसे एडजस्ट किया था। मैं आपको बताता हूँ कैसे एडजस्ट किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। आता जाता नहीं है, लेकिन आप वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखा के मैनेज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। लेट मी टेल यू हाउ। पहली बात तो 8 मार्क का है, तो लगभग 14 लाइंस के आसपास आपको अवेलेबल होगा। तो लेट मी शो यू कैसे हो सकता है ये है 8 मार्क्स का प्लेग्राउंड, लगभग 14 लाइंस दी हुई है। हमारे पास है कंटेंट कम, क्योंकि हमको पता नहीं है कि 17th के में क्या चल रहा है, भगवान जाने क्या चल रहा है 17th के में, लेकिन नंबर तो खींचने आ गए प्रीलिम्स क्वालिफाई करके। तो सबसे पहला जो अप्रोच है वो ऐसा है कि अगर आपको अजंता की रफ लोकेशन पता है, कितना पता है कि भाई महाराष्ट्र साइड है, इतना पता है ना, मैप बना दो इंडिया का, यहाँ पे मैप बना दो इंडिया का। ज्यादा परेशान नहीं होने का, मैनेज करना है चीजें। अगर सबको आता ही होता ना, ज्ञानी कोई अगर पोस्ट मिल रहा होता ना, तो सबको मिल जाता जो भी मेहनत करता। लेकिन दिस टेक्स मोर देन नॉलेज, इट टेक्स स्मार्टनेस। यहाँ पे मैप बना देना और यहाँ पे अजंता, जहां भी इसका लोकेशन हो वो लोकेट कर देना, यहाँ पे लिख देना अजंता केव्स। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि आपने यहाँ पे फिर से वंस अगेन स्पेस खा गया। वर्ड्स आते कम है, लेकिन खाली तो छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे आपने स्मार्टली एक मैप प्लेस कर दिया कि देखो ये अजंता केव है यहाँ पे, दैट्स इट। ठीक है, अब जो प्रीलिम्स की नॉलेज है ना, उसको हम लोग यूज करते हैं। देखो एक बात तो मेरे को पता है कि जो अजंता केव से मोस्टली और स्पेशली केव नंबर 17 है, वो गुप्ता पीरियड में खत्म हुई थी या गुप्ता पीरियड में बनी थी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा कि जो अजंता केव का फॉर्मेशन है वो गुप्ता पीरियड में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद अब क्या है कि अब देखो मेरी डेस्परेसी देखो, क्वेश्चन आंसर करने की मेरी तड़प देखो आप। ठीक है, तो मैंने इसमें लिख दिया कि देखो अजंता का लिटरल मीनिंग होता है नॉन सिविल। ठीक है, ठीक है, इसके बाद मैंने लिख दिया कि दीज केव्स डू नॉट हैव पेंटिंग्स ऑफ एनी सिविलियंस एंड आर डेडिकेटेड टू लाइफ ऑफ बुद्धा। तो ये भी लिख दिया। उसके बाद आपको बता दिया कि जो इस केव की जो पेंटिंग है, जहां तक मेरे नोट्स में थोड़ा बहुत लिखा हुआ था, वो लाइन पेंटिंग है और कुछ ऑकरे एंड रेड कलर या कुछ कुछ सैफरन ब्लू टाइप के जो ऑर्गेनिक कलर्स थे उनसे बनाया गया है। तो ये चीज बताते हुए मैंने 3-4 लाइन और खा गई। उसके बाद मैंने यहाँ से एड्रेस करने क्वेश्चन को एड्रेस करना चालू किया कि इज केव 17 अ गैलरी। ठीक है, मैंने क्वेश्चन की एक लाइन अपने आंसर में एक और क्वेश्चन लिख के एक लाइन एडजस्ट कर ली। आप देख रहे हैं, मतलब मेरी डेस्परेसी देखो, मतलब मेरा जुनून देखो इस क्वेश्चन को आंसर करने का। तो आप देखो कि मैं कैसे तड़प रहा हूँ, लेकिन आई एम ट्राइंग टू मैनेज एज फार एज आई कैन। अब देखो इन जो केव्स है, अब देखो यहाँ पे ना मैं यार स्पेस खा जाऊंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 1 2 3 4 करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आर्ग्यू करूंगा कि कैसे केव है करके, कैसे एक गैलरी है करके। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अब 2-3 जो बुद्धिस्ट केव्स की जो आइकॉनिक पेंटिंग्स है, फॉर एग्जांपल अवलोकितेश्वर पद्मपाणि और मरणासन राजकुमारी, ये जो पेंटिंग है ये आइकॉनिक पेंटिंग्स है, लेकिन हमको पता नहीं है कि केव नंबर 17 में है या नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से आर्ग्यू करना चालू करिए कि यस ये बहुत अच्छी गैलरी है, ये जो ब्रिलियंट पेंटिंग्स है। ठीक है, ये जो बुद्धिस्ट वर्ल्ड में इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज पेंटिंग्स है, डाइंग प्रिंसेस और परमासन राजकुमारी, ये केव पेंटिंग्स, जो केव पेंटिंग्स है उनका एक जेनिथ है या फिर अपने एरा का सबसे बेस्ट वो है। और ये बहुत सारे स्टाइल से इन्फ्लुएंस्ड है और फ्यूजन है ऑफ वेरियस इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का बहुत अच्छा एग्जांपल है। मतलब कुछ भी करके मैंने ऐसा कंक्लूड कर दिया और ये बता दिया कि हाँ भाई के 17 के बारे में मेरे को मालूम है। अब हो सकता एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में तो मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं था कि के 17 क्या है, लेकिन इस टाइप के ट्रिक्स यूज करते हुए मैंने एड्रेस कर दिया इस क्वेश्चन को। तो स्मार्टनेस पढ़ने में, ये नॉलेज पाने में नहीं है, स्मार्टनेस है टू मैनेज द अननोन्स। क्योंकि इस तरीके से आपने क्वेश्चन को आंसर नहीं किया है, लेकिन आपने आंसर कर दिया है। तो इस टाइप के जो चीप ट्रिक्स है ना, आप थोड़े से यूज कर लो एंड अननोन क्वेश्चन को मैनेज करना ही है, खाली कुछ नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिलिट्री सिस्टम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब देखो इसमें है मेरे पास 15 लाइन है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के जो कुछ कुछ फीचर्स हैं मेरे को बस इतना ही पता है। लार्ज स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करता था, उनको कैश में पे करता था, हुलिया से एक बायोमेट्रिक रिकॉर्ड रखता था, दाग से ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स होती थी, और इसके लार्ज आर्मी को सेटिस्फाई करने के लिए एक पीडीएस सिस्टम का भी या मार्केट रिफॉर्म इसने लाया मिडिवल इंडिया में।
ठीक है, आता है मेरे को 5 लाइन, मुझे जाना है 15 लाइन, लेट्स सी हाउ। ठीक है, अब ये अपना 8 मार्क का सीन है, आते हैं हमको 5 पॉइंट। ठीक है, तो जहां पे कुछ नहीं आता हो ना, वहां पे इंट्रो यूज कर दो। देखो अलाउद्दीन खिलजी, अब प्रीलिम्स की कुछ कुछ चीजें आपको याद है। अलाउद्दीन खिलजी मिडिएवल इंडिया का बहुत ही पावरफुल रूलर हुआ करता था। ये बहुत ही एम्बिशियस रूलर था और दुनिया जीतना चाहता था, एंड ही वांटेड टू बिकम सिकंदर सानी, ठीक है, या कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद ये क्या करता था, एक रिलीजन भी स्टैब्लिश करने का इसने मन बनाया। 3 लाइन खा गया हमने। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन कीवर्ड यूज करेंगे मिलिट्री रिफॉर्म्स। ठीक है, इसको ऐसा कर दीजिए और 11 लाइन छोड़ दीजिए, ये ब्लैंक छोड़ दीजिए, ताकि एक नीटनेस भी ऐड हो जाए और आपका लिखने का भी कम पड़ गया। उसके बाद आप ऐसा कर सकते हैं रिफॉर्म्स। अब देखो फ्लो चार्ट का कैसे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, पहला, लार्ज स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करी। दूसरा, इनको कैश में पे करता था। तीसरा, रिकॉर्ड हुलिया से बायोमेट्रिक रिकॉर्ड रखता था। चौथा, दाग से ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स मेंटेन करता था। और छठवा, टू सस्टेन नीड्स ऑफ अ वेरी लार्ज आर्मी इन मिनिमम प्राइस पॉसिबल, ही इंट्रोड्यूस मार्केट रिफॉर्म्स। ठीक है, अब लास्ट में थोड़ी सी तारीफ कर दो कि इसके द्वारा जो भी चीजें सिस्टम लाया गया था वो अनप्रेसिडेंटेड था, और वो लेटर रूलर्स के लिए, स्पेशली शेर शाह सूरी के जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है, उसी में इसका इन्फ्लुएंस साफ दिखाई देता है। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताऊंगा मैंने कहाँ स्पेस का है। ठीक है, मिलिट्री रिफॉर्म्स लिख के कैपिटल लेटर्स में ये वाला स्पेस में रखा गया। ठीक है, ये रिफॉर्म्स का ऐसा बहुत ही सुंदर सा ऐसा गोल बना के ऐसा फ्लाई चार्ट देख के मैं यहाँ का स्पेस खा गया, यहाँ का स्पेस खा गया, यहाँ के स्पेस तो वो मैं खा गया। तो कुछ नहीं, ये 15 लाइन है ना, इनमें से 4 लाइन तो मैंने लिखा ही नहीं है। एंड जो ये पूरे के पूरे लाइन लिखा है ना, 15 लाइन, उससे ज्यादा नीट एंड क्लीन दिख रहा है मेरा पेपर। कब लिखा? स्पेस मैनेज हो गया, प्रेजेंटेबल दिख रहा है, और मैं ज्यादा मार्क्स भी खींच रहा हूँ। इट्स अ विन विन सिचुएशन अगेन। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से मास्टरी की जा सकती है मेन आंसर राइटिंग में। कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है, और आपको दिखाना है कि आप मैनेज कर सकते हैं इन चीजों को। बहुत अच्छा दिख रहा है पेपर, कंटेंट ठीक ठाक है जितना होना चाहिए मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में, एट द सेम टाइम इट इज लुकिंग वेरी नीट, सिस्टमैटिक, और एग्जामिनर के लिए इजी है। और फ्लो चार्ट देख के तो बहुत खुश हो गया होगा एग्जामिनर। तो मेरे हिसाब से ये स्मार्टनेस है, नॉलेज का खेल नहीं है, इट इज स्मार्टनेस। एंड मॉक टेस्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं सब चीज को, दैट्स व्हाई इसके पहले मैं डील कर चुका हूँ, व्हाई टेस्ट सीरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहां पे अगर कोई टॉपर ने बना दिया है और आप पैराग्राफ लिख के आए हो, तो नेक्स्ट टाइम वो क्लिक कर जाएगा कि यार उसने एक बार फ्लो चार्ट बनाया था, सेम कंटेंट लिखा था, उसका आंसर ज्यादा अच्छा दिख रहा था, नॉट कंटेंट वाइज, प्रेजेंटेशन वाइज। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स है ना, वो आप अब्सॉर्ब करोगे। तो मेक श्योर कि आप मॉक टेस्ट दो, एंड ऐसे मॉक टेस्ट ज्वाइन करो जहाँ पे टॉपर्स की आंसर कॉपी मिलती हो। सिमिलरली यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑफ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इन नेशनल मूवमेंट, तो ऐसा करो कि 1885 से फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस से लेके 1897 चापेकर ब्रदर्स से लेके स्वदेशी मूवमेंट, एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, होम रूल मूवमेंट, ये सब चीजें आप डिस्कस कर लो। और क्रोनोलॉजिकल वाइज अगर आप बताओगे तो मुझे लगता है कि हिस्ट्री में ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। सेम वही है, क्रोनोलॉजी आप फॉलो करिएगा, और उसमें अगर थोड़ा सा स्पेस खाने का स्कोप बनेगा तो लेफ्ट में थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा, एटलीस्ट 1-2 लाइन उससे रिड्यूस हो जाता है। तो मेक श्योर ऐसे आप कंटेंट डिलीवर करें। लास्ट एक क्वेश्चन आया हुआ था, अब आपको बताऊंगा जो क्वेश्चन ऑप्शन वाले जो चीजें होती है उसका आप कैसे डील करेंगे। 15 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं, 18 से 19 लाइन है। क्वेश्चन है, डिस्कस द काकोरी रेवोल्यूशनरी इंसिडेंट, थ्रो लाइट ऑन देयर सप्रेशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। काकोरी के जो नोट्स थे मेरे पास जो नोट्स थे उसके 5 से 6 लाइन से ज्यादा के नहीं थे, और मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा तो मैं फर्स्ट आऊंगा, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्टली पता नहीं है मुझे कि सप्रेशन कैसे किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और 15 मार्क्स के क्वेश्चन में इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगा, स्पेशली जब मेरे पास कंटेंट नहीं है। 4 मार्क 8 मार्क्स में मैनेज हो जाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू 15 मार्क का क्वेश्चन इट इज वेरी नेसेसरी दैट यू एग्जैक्टली नो या फिर यू मैनेज थिंग्स। तो 15 मार्क का जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, एक्सप्लेन टू व्हाट एक्सटेंट डिड बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस इंडियन कल्चर। बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस इंडियन कल्चर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका जो बेसिक फ्रेमवर्क मैं तैयार करके रखा है मैंने, और आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप स्टैटिक क्वेश्चन यूज करते हो और थोड़ा सा लॉजिक अगर आप लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन बन सकता है। इस केस में
गिवन डेट काकोरी रेवोल्यूशनरी जो इंसिडेंट है उसकी आपकी नॉलेज लिमिटेड है और 15 मार्क में उसको रिस्क नहीं करना चाह रहे हैं, तो इसका जो मॉडल आंसर जो मैंने लिखा था वो इस टाइप से कुछ मैंने बनाया है। इससे आपका बेटर हो सकता है। हो सकता है कोई और स्कॉलर्स आंसर को लिखे तो ज्यादा डायमेंशंस खोल पाए, मुझसे जितने डायमेंशंस खोलते बने वो मैंने खोले हैं यहाँ पे। अब देखते हैं किस प्रकार से इसका आंसर दिखता है। देखिए, सबसे पहले तो लाइन में ये बिगिन करूंगा कि बुद्धिज्म हैड फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन इन इंडियन कल्चर। सबसे पहले मैं एथिक्स की बात करूंगा तो बताऊंगा द फिलॉसफी ऑफ कर्मा, रीबर्थ एंड मोक्षा एडेड टू इंडियन एथिक्स। उसके बाद जो फिलॉसफी में बताऊंगा कि अनात्मवाद, क्षणिकवाद और एटफोल्ड पाथ, ये एनरिच्ड किया इसने इंडियन फिलॉसफी को। ये कॉन्सेप्ट ने तो इनरिच किया ही किया, प्लस इसका क्रिटिसिज्म गिवन बाय अदर फिलॉसफी बोथ इनरिच्ड इंडियन फिलॉसफी। ठीक है, उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर में ये बता दूंगा कि स्तूपा, अजंता पेंटिंग्स, चैट्स एंड विहारास एडेड टू द रिच इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, लिटरेरी कंट्रीब्यूशन में बता दूंगा कि त्रिपिटका और दो तीन जो ग्रंथ थे दे एनरिच्ड इंडियन लिटरेचर ऑफ दैट एरा। उसके बाद बताऊंगा कि इंटरनेशनल रिलेशन आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से हिंसंग, फाइन, इत्सिंग ये आते थे, स्कॉलर्स ट्रैवल फ्रॉम चाइना टू इंडिया, तो एक प्रकार का इट वाज अ रिलीजन ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया, ये भी आप लिख सकते हैं। उसके आप बता सकते हैं एजुकेशन कल्चर, नालंदा और तक्षशिला बहुत ही एंशिएंट और बहुत ही ग्रेट बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर हुए। और इसका ये बता सकते हैं कि रिवाइवल ऑफ हिंदू कल्चर, इसमें क्या ये पॉइंट डाल सकते हैं कि अलवार और नायनार सेंट ने जिस प्रकार से दे स्ट्रांगली क्रिटिसाइज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एंड आदि शंकराचार्य डिफीटेड बुद्धिस्ट स्कॉलर्स इन स्कॉलरली डिबेट्स इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश हिंदू सुप्रीमेसी। तो आप कह सकते हैं कि किस प्रकार से इसका क्रिटिसिज्म लेड टू द रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म इन दैट एरा। इसके बाद अगर पॉलिटिकल कल्चर में बता दें तो अशोक से लेके गांधी, अंबेडकर, ये सब इन्फ्लुएंस थे बुद्धिज्म से लेके। और ये अब ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जैसे सीजीपीएससी प्रीलिम 2018 का जो क्वेश्चन था, लेटर डॉक्टर अंबेडकर वेंट ऑन टू एस्टैब्लिश अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड नियो बुद्धिज्म, ये भी लिख सकते हैं। और मुझे लगा इसके बाद लास्ट में मुझे ये लगा कि इसको ब्यूरोक्रेसी से भी कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज अ एग्जामिनेशन जहां से ब्यूरोक्रेट सिलेक्ट होंगे स्टेट के। तो मैंने इसमें ये लिख दिया कि भाई ब्यूरोक्रेटिक कल्चर में भी इन्फ्लुएंस है बुद्धिज्म का। उसमें ये करके लिख दिया कि इवन टुडे इन ब्यूरोक्रेसी द मिडिल पाथ इज ट्रीटेड एज द बेस्ट सॉल्यूशन इन मेनी केसेस, देयरफॉर बुद्धिज्म हैज मल्टी-डायमेंशनल इंपैक्ट ऑन इंडियन कल्चर। ऐसा करके कंक्लूड कर दिया और एक बहुत ही अच्छा आंसर मेरे को मिल गया। अब देखिए कितने पॉइंट मैंने कवर करे। Ethics, philosophy, art, literature, foreigner, education, revival of Hinduism, political culture and bureaucratic culture। तो मैंने आर्ट से 9 डायमेंशंस है यहाँ पे कवर कर लिए हैं, तो मुझे लगता है इट इज मोर देन इनफ। एंड यही सब रीजन है कि काफी अच्छे मार्क्स आए होंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो मेरा कुल मिला के कहने का ये मतलब है, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट कनेक्टिंग थिंग्स एंड मैनेजिंग द अननोन्स and a better understanding of space and time। आपको यही करना है, मॉक टेस्ट देना है, कोई रेलेवेंट मॉक टेस्ट देना है जहाँ पे आपके ब्रेन का एक मसल डेवलप होगा टू डील विद द अननोन्स। आप जितना ज्यादा डील करेंगे उतना ज्यादा ही आपका वो मसल डेवलप होगा कि हाउ टू डील विद थिंग्स। ये सब चीजें ऐसी नहीं है जो जाके एग्जामिनेशन हॉल में ही क्लिक करेगी आपको। मैंने भी बहुत दिनों तक चीजें खपाई हैं, अपना दिमाग लगाया है, प्रैक्टिस किया है, तब जाके ये चीज आई है। तो सेम चीज आपको भी आ सकती है। आप एक बेटर अप्रोच देख रहे हैं, मेरे पास तो ऐसा कोई था भी नहीं जिससे मैं अप्रोच देख सकता था, मुझे सब चीज खुद ही फिगर आउट करनी पड़ी थी। लेकिन आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है। आपने अप्रोच देखिए किस प्रकार से मैं स्टैटिक क्वेश्चन को यूज करते हुए, क्वेश्चन के कीवर्ड्स पकड़ते हुए इसको मोल्ड करते जा रहा हूँ कि मैं सही आंसर लिख रहा हूँ, और वही कहीं ना कहीं बुद्धिज्म वाले आंसर में दिखाई देता है। तो मेरा आपसे यही कहना है, इंडियन हिस्ट्री बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। ध्यान से कदम रखिएगा इंडियन हिस्ट्री में, और जो भी चीज कर रहे हैं इट्स नॉट अबाउट नॉलेज, इट्स ऑल्सो अबाउट स्किल्स। सीजीपीएससी मेंस में लक और नॉलेज का फैक्टर उतना नहीं है जितना स्किल्स का है। इफ यू हैव गॉट द स्किल्स, आपने प्रैक्टिस करके रखे तो सब कुछ होगा। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।